भाग 3 चाटरगा था। इस तरह हर बार महीने में एक बार बड़े बाबू की तबीयत खराब हुआ करती है और हर बार सुबह होते ही नफल की पुकार होती है। इसी तरह खजाने में से कई हजार की मोटी रकम चुपचाप निकलती जाती है। इन सब नेक चाल के बाद 3 रात बाग वाली हवेली में बिताकर जब बड़े बाबू वापस घर आते हैं, उस वक्त तक उनकी जेब से सारी रकम खर्च हो चुकी होती है। इसके अलावा काफ़ी रुपए उधार भी हो जाते हैं। घर पहुंचते ही बड़े बाबू माँ जी के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में पसर जाते हैं और कहते हैं, माँ, अपनी अधम संतान को माफ़ करो माँ। माँ जी वात्सल्य रस से विभोर हो डांटने के से अंदाज में कहती हैं, ये क्या कर रहे हो? उठो, देखो 2 दिन में कैसा चेहरा निकल आया है। नहीं, मैं यूं ही पड़ा रहूंगा जब तक तुम अपनी इस अधम संतान को क्षमा नहीं कर दोगी। अब माँ जी बड़े बाबू के खास सेवक पांचू को डांटती है, खड़ा खड़ा मुंह क्या तकता है? उठा, जा, उठाकर इसे इसके कमरे में ले जा। और हर बार बाद में जब तारण बाबू आकर बताते हैं, माँ जननी, भला बड़े बाबू आना चाहते थे, मानो गोंद लगाकर चुपके हुए हों। मैं था, इसलिए बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर लाया हूँ। बेचारे नफल की फिर वही दशा हो जाती। नफल फिर अपनी उसी कोठरी में घुस जाता, चौकी के नीचे से अपने पुराने बिस्तर को घसीट कर बाहर निकालता और उन्हें बिछाकर चित ही पड़ा रहता। उसके बाद नफल का अस्तित्व ही मानो लुप्त प्राय हो जाता। किसी को भी उसका ख्याल नहीं रहता। लेकिन इस बार एक कांड हो गया। ठीक दोपहर के वक्त बड़े बाबू की गाड़ी सदर गेट से बाहर निकल गई थी। उसके बाद से ही मकान साए साए करने लगा था। जनान खाने और मदान खाने दोनों तरफ आलस्य का साम्राज्य छा गया था। हरी जमादार से लेकर फूलमणि, सिंधु, खजांची बाबू, मोहरी बाबू, शिशु की माँ, सभी सुस्त ढीले ढाले से ही लेट गए थे। अब क्या काम है? बड़े बाबू तो घर में है ही नहीं। बड़े बाबू जब नफल को साथ लेकर गए हैं तो 3-4 दिन की तो छुट्टी। पर इस बार एक कांड हो गया और घटित भी बहुत अचानक ही हुआ। रात का वक्त था, न तार न चिट्ठी। अचानक गुरुपुत्र आ उपस्थित हुए। भूषण गेट के पास ही सो रहा था। उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ रे, मैं, दरवाज़ा खोल। आवाज़ पहचानते ही भूषण सिंह हड़बड़ाकर उठा और आने वाले को सलाम किया। फिर बोला, हुजूर, बड़े बाबू तो है नहीं, वो बाहर गए हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। भूषण सिंह ने भीतर खबर पहुंचाई। पैमन खा पीकर सोने ही जा रहा था। उसने जाकर सिंधु को खबर दी। सिंधु ने माँ जी को खबर दी। माँ जी उस समय तक सोई नहीं थी। सिंधु से वे बोली, रसोई घर में कहला दे कि गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव इस तरह बिना सूचना दिए कभी नहीं आते थे। माँ जी ने उठकर कोरे सफ़ेद वस्त्र बदले, फिर सिंधु से 50 रुपये निकलवाए। गुरुदेव को प्रणाम कर दक्षिणा देनी होगी ना। सीढ़ियों की लाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन अब चारों तरफ लाइटें जगमगा उठी थी। माँ जी ने सिंधु से कहा, जा, गुरुदेव को अपने साथ ऊपर ले आ। चौकी बिछाई गई। उसके ऊपर रेशम का आसन बिछाया गया। आसन पर गुरुपुत्र पद्मासन लगाकर बैठ गए। माँ जी ने गुरुपुत्र के चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उसके बाद उनके कदमों में दक्षिणा रख दी। गुरुपुत्र ने कहा, मैं बहुत ही पशुपेश में फंस गया हूँ, इसलिए इतनी दूर चलकर आया हूँ आपके पास। क्या हुक्म है, फरमाइए। मेरे पिताजी ने देह त्याग दी है। माँ जी खबर सुनकर स्तंभ सी रह गई। कब? मुझे तो खबर ही नहीं मिली। बहुत शीघ्र एवं अचानक ये घटना घट गई, इसलिए आपको खबर नहीं दे पाया। इसके अलावा मुझे तो आना ही था, अतः पत्र द्वारा सूचना देना आवश्यक भी नहीं समझा। पर ऐसी शोक अवस्था की घड़ी में आपने खुद आने का कष्ट कैसे किया? वही बताने आया हूँ। आपको याद है, एक बार मालिक आपके साथ काशी गए थे। वहाँ आप बहुत बीमार हो गई थी। आप करीब 1 साल तक बिस्तर पर ही रहीं। ये बात बहुत पहले की है। वह मंगला भी साथ गई थी। उन दिनों सिंधु नहीं थी। सिंधु की जगह कुंजबाला थी, वही साथ गई थी। दशवार्ष मेघ घाट पर मकान खरीदा गया था। सुबह शाम बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाते। पर अचानक माँ जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत भी ऐसी खराब हुई कि माँ जी ने तो बिल्कुल खाट पकड़ ली। मालिक के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। प्रदेश का मामला था।
उन्हें ये भी नहीं पता था कि कहाँ डॉक्टर या वैद्य मिलेगा। गुरुदेव काशी के ही रहने वाले थे। उन्होंने ही सारा इंतज़ाम किया। कलकत्ता टेलीग्राम दिया गया। खबर पाते ही खजांची बाबू रुपए लेकर खुद आए काशी। माँ जी ने कहा, हाँ कभी गए थे, वो तो बहुत दिनों पहले की बात है। पिताजी के मुंह से सुना था कि उन दिनों आपको ज़रा भी होश नहीं रहता था। हाँ, मैं आज जीवित हूँ, ये गुरुदेव के आशीर्वाद का ही फल है। मरने के कुछ घंटों पहले पिताजी मुझे सभी बातें बता चुके हैं। आपको नया जीवन पिताजी के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं हुआ है माँ जी। आपका मारक ग्रह राहु है। वह तो बृहस्पति के प्रबल प्रभाव से आपकी जान नहीं गई, लेकिन केतु मंगल के प्रभाव से आपकी बहुत बड़ी क्षति यानी आपका सर्वनाश अवश्य हो चुका था। इसलिए पिताजी उस समय आप लोगों को बाबा विश्वनाथ के चरणों के आश्रय में ले जाने के लिए इतना आग्रह कर रहे थे। हाँ, ये मुझे पता है। नहीं माँ, आपको सारी बातें मालूम नहीं। मालिक ने आपको सभी बातें नहीं बताई, पर पिताजी को सब कुछ बताया था, और वो ही सब बताने आज मैं यहाँ आया हूँ। मालिक ने ये बात अपनी मृत्यु के 20 साल बाद आपसे बताने के लिए कहा था, और आज वो 20 साल पूरे हुए। गुरुदेव ने सिंधु मणि की ओर देखकर कहा, आपको वह बात बताऊं, इससे पहले आप अपनी दासी को यहाँ से चले जाने के लिए कहिए। उस वक्त रात के 11 या 12 बजे रहे होंगे, और उन दिनों तो रात के इस वक्त सब तरह सुनसान हो जाता था। गुरु पुत्र की बात सुन माँ जी के हुक्म की अपेक्षा ना कर सिंधु ओट में चली गई। जब तक माँ जी नहीं सोएंगी, सिंधु भी तब तक नहीं सो सकती। सीढ़ियों के बगल में तोते का पिंजरा टंगा हुआ था। उसमें बैठा तोता जोर से फड़फड़ा उठा। बेचारा तेज रोशनी से घबरा कर जाग उठा था। सिंधु बाहर आ गई थी। भीतर पता नहीं बहुत देर तक क्या क्या बातें हुई। सारा घर निस्तब्ध हो रहा था। बड़े बाबू तो थे नहीं। वे रहते हैं तो रात को फिर भी कभी कभी देर हो जाती है सोने में, पर वह चिंता भी खास सेवक की ही है। अंदर जनान खाने में उनके लिए कोई भी बैठा जागता नहीं रहता। शिशु की माँ आंगन में जमीन पर ही सो गई थी। वह गहरी नींद में थी। उस समय शायद रात बहुत गहरी हो गई थी। रसोई घर के चारों चूल्हे भी बुझ चुके थे, पर एक चूल्हा फिर से जलाया गया था। शिशु की माँ, और अरे ओ शिशु की माँ। पर दिन भर की मेहनत से थक कर शिशु की माँ मौत से बाजी लगाकर सो रही थी मानो। इतनी आवाज़ देने पर वह ज़रा सी हिली तक नहीं। ज़मीन में अपना आंचल बिछाकर एक बार वह सोई थी कि बस मुर्दे की तरह निर्जीव सी पड़ी थी। चूल्हे भी सभी बुझ चुके थे। गुरुपुत्र के आने की खबर सुनकर फिर से चूल्हा जलाना पड़ा था। शिशु की माँ चूल्हा जलाकर 2 बार जाकर पूछ आई है, चावल चढ़ा दें या नहीं, क्योंकि गुरुपुत्र के लिए चावल चूल्हे पर रखने ही पड़ेंगे। उतारेंगे गुरुपुत्र स्वयं। शिशु की माँ ने लौटकर महाराजिन को बताया था, अभी थोड़ी देर से चढ़ाना। बेचारी मंगला बैठी बैठी ऊँगती रही। थोड़ी देर बाद बोली, हरी शिशु की माँ, एक बार फिर जाना। मंगला के कहने से शिशु की माँ फिर गई पूछने, लेकिन वही एक जवाब था। कमरे से बाहर सीढ़ी पर बैठी सिंधु भी ऊँघ रही थी। माँ जी भीतर कमरे में अपने गुरुपुत्र के साथ बातें कर रही थी। एक बिल्ली शायद मछली की झूठन पाने के लालच में दबे पांव रसोई में घुस रही थी। मंगला ने उसे देखा तो भगा दिया। अचानक सिंधु दौड़ती हुई आई और मंगला से बोली, ब्राह्मणी दीदी, आपको माँ जी बुला रही हैं। मुझे? मंगला जैसे परेशान सी हो उठी। मुझे बुलाया है? क्यों? मंगला अवाक भी हुई। उसकी ज़िंदगी में आज तक कभी जनान खाने में उसकी बुलाहट नहीं हुई। आज से कितने ही वर्षों पहले काशी धाम जाते वक्त सिर्फ एक दिन जनान खाने में जा माँ जी से भेंट की थी उसने। बस आज तक के जीवन में वही पहली और अंतिम भेंट थी माँ जी से मंगला की। उसके बाद काशी धाम से वापस आ जाने के बाद उसे किसी से मिलने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसी रसोई घर में रोज उसके सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहे हैं। वर्षा, गर्मी, जाड़ा, इन सभी ऋतुओं का अलग अस्तित्व ना जाने कब का ही उसकी चेतना में लुप्त हो चुका है। किसी को कुछ खबर नहीं है इसकी। सभी आते हैं, समय पर भोजन प्राप्त करते हैं और चले भी जाते हैं।
बस इससे अधिक किसी को भी मंगला में दिलचस्पी नहीं है। ना किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा और ना उसने कभी जवाब दिया। पर इतने दिनों बाद शायद जवाब देने के लिए उसकी पुकार हुई है। रसोई घर से बाहर निकलते समय मंगला के पांव जैसे आगे ना बढ़कर पीछे की ओर पड़ते हों। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, अतः उसे आदत नहीं थी। फिर रात के वक्त उसे रास्ता भी बहुत ऊंचा नीचा महसूस हो रहा था। धड़कते दिल से उसने सिंधु से पूछा, तुझे कुछ पता है सिंधु, मुझे क्यों बुलाया है? तकदीर की रेखाएं भी शायद बहुत ही कुटिल थीं। मंगला का भाग्य भी कब किस विधाता पुरुष ने गढ़ा था, कौन जाने। काशीधाम जाते समय उसका दिल इसी तरह धड़क रहा था। उस दिन भी रात के वक्त उन लोगों को रेल में सवार होकर जाना पड़ा था। पहली गाड़ी में माल असबाब गया था, जिसके साथ गए थे सरकार महाशय, और जनान डब्बे में मंगला और कुंजबाला थी। स्टेशन पर कुंजबाला ने पान खरीद कर खाया था। उसने एक पान मंगला को भी देना चाहा था, पर मंगला ने इनकार कर दिया। तू पान नहीं खाती मंगला? मंगला ने जवाब दिया, पति के गुजर जाने के बाद मैंने कभी पान नहीं खाया दीदी। इस पर स्टेशन का पान, जो पता नहीं कैसे कैसे लोगों का छुआ हुआ हो। ट्रेन काशी पहुंची तो पंडे का एक आदमी आकर उन सबको मालिक साहब के खरीदे नए मकान में ले गया। मंगला को हर वक्त डर सा लगा रहता था। ये कौन सा देश है, कितनी बड़ी गंगा है। वो एक निपट देहात की रहने वाली लड़की थी, अतः उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार रेल में बैठकर इतनी दूर बाबा विश्वनाथ के चरणों में इतनी जल्दी पहुंच गए। कुंजबाला बहुत होशियार थी। कहती, मंगला लंबा घूंघट निकाल ले, लड़के लोग आ रहे हैं। मंगला लंबा घूंघट ही काढ़े रहती थी, पर कुंजबाला के कहते ही खींचकर थोड़ा और लंबा कर लेती। मालिक और मालकिन के पहुंचने के बाद एक बार जो वह रसोई घर में घुसी तो बाहर आने का कोई चारा ही नहीं रहा उसके लिए। रात दिन सबके लिए खाना बनाने का काम समाप्त हो जाता तो रसोई घर के सामने बैठी रहती। उसके लिए जो कुछ भी थी कुंजबाला ही थी। कुंजबाला ही रसोई घर में आकर खाना ले जाती और सबको परोसती थी। मालिक का चेहरा कैसा है ये भी कभी मंगला ने देखा नहीं था, सिर्फ कुछ कुछ सुना अवश्य था। मालिक घूमने जाते तो मालकिन साथ जाया करती थी। हाँ, कभी कभी कुंजबाला भी चली जाती थी। एक दिन अचानक ही मालकिन की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद तो डॉक्टरों वैद्यों को दिखाना, दवा पानी करवाना, किसी बात में कोई कसर नहीं रही। कलकत्ता से भी घर के और कई व्यक्तियों को बुलवाया गया। मंगला को तो सिर्फ दूर से ही लोगों के आने जाने की आवाज़ और हवा में तैरती दवाओं की गंध का एहसास भर ही होता था। आखिर बीमारी ने भयानक रूप धारण कर लिया। तब तो ऐसी हालत हो गई कि बस अब तब, और उन्हीं दिनों ये कांड हुआ था। गुरुपुत्र ने बताया था, ये कांड उन्हीं दिनों घटित हुआ था। मालकिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। वे बेहोश पड़ी रहती थीं। एक दिन कुंजबाला ने मंगला से कहा, अरे अब माँ जी अधिक दिनों तक नहीं बचेंगी, आज वैद्य जी बता गए हैं। अगर माँ जी चल बसी तो मेरा क्या होगा? नौकरी चली जाएगी। रसोई घर के अंधेरे में बैठी मंगला बस यही एक बात सोचती रहती थी। ना गंगा घाट जाना होता, ना ही बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को जाना होता। बस खाना बनाना, रात दिन खाना बनाना। रात कब हुई, दिन कैसे बीता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। रात को और सुबह गर्म पानी करना पड़ता था, क्योंकि मालकिन के गर्म बैग से सेक करना पड़ता था। कुंजबाला बताया करती थी, मालकिन छाती और पीठ के दर्द से छटपटा रही हैं। एक दिन की बात है, उस वक्त शायद दोपहर थी कि वहाँ कौन है? गंभीर गले की आवाज़ सुन मंगला सहम गई और अपने घूंघट को और भी लंबा खींचकर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। वह देख तो कुछ भी नहीं पाई कि कौन बोल रहा है, ये किसकी आवाज़ थी, ये भी नहीं समझ सकी। उसने सोचा पुकारने वाले व्यक्ति के चले जाने के बाद वह ओट में चली जाएगी। इतने में ही उसने सुना वही आवाज़ किसी से पूछ रही है, मैं तो पहचानता नहीं, वो कौन है, वहाँ पर कौन खड़ा है? मंगला का सारा शरीर थर थर कांप उठा था। कुछ देर बाद ही उसे लगा मानो 2 मन बोझ उसकी छाती पर पड़ा था, जो धीरे धीरे कम हो गया।
भागती हुई कुंजबाला रसोई में आ गई और आते ही बोली, अरे ये क्या किया तूने? सर्वनाश कर बैठी ना। क्या हुआ? मालिक के सामने क्यों आई? मालिक? तो क्या वो आवाज़ मालिक की थी? उसने सिर्फ आवाज़ भर सुनी थी, इसके अलावा उसने देखा तो ज़रा भी नहीं था। उसने सोचा जाए और तुरंत गंगा में डूबकर अपनी लाज शर्म सहित गंगा की धारा में विलीन हो मुक्ति पा जाए। क्या कभी मनुष्य ऐसी मुसीबत में भी पड़ता है? बड़ी दोपहरी के वक्त मालिक के इधर आने की ज़रा भी संभावना नहीं थी, क्योंकि अक्सर वे खाना खाकर थोड़ी देर सोया करते थे। उनके सोने के वक्त पूरा मकान साए साए करता रहता। गंगा के पानी को छूकर बहती ठंडी हवा खिड़की के किवाड़ों पर दस्तक देती रहती। उस वक्त ना तो कुंजबाला ही मंगला के पास रहती थी और ना कोई और। एक तल्ला पूरा साए साए करता रहता था। एक हिंदुस्तानी नौकर आकर झूठे बर्तन मान जाता था। बस उसके बाद चारों ओर शून्यता एवं आलस्य का साम्राज्य फैल जाता था। एक तल्ले का संपूर्ण वातावरण गर्मी और उमस से बोझिल सा हो जाता था। गलियारे में गीले कपड़े सूखा करते थे, वे भी ज़रा भी नहीं हिलते थे। सिर्फ एक छिपकली थी जो ऊपर दीवार से चिपकी इस दीवार से उस दीवार पर जाती रहती थी। कभी वह चुपचाप नीचे की ओर यानी मंगला की तरफ देखती रहती। सारे काम निपटाने के बाद जैसे मंगला को कुछ भी काम नहीं रहता था, उसी प्रकार शायद छिपकली को भी कोई काम नहीं रहता था। वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की ओर देखती रहती थीं। उसके बाद शाम होती, नल में पानी आता, शाम का खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता, फिर खाना बनना शुरू होता। मालिक ऊपर तल्ले में ही रहते, सिर्फ बीच बीच में उनके चलने फिरने एवं खांसने की आवाज़ सुनाई देती। तंबाकू की गंध भी आती, पर आँख से उन्हें आज तक नहीं देखा था। शाम को मोगरे के फूल वाला आया था। आते ही दरवाजे पर खड़ा होकर हाँक लगाता, फूल वाला। हाँक सुनकर खास सेवक ही जाकर फूलों का ढेर ले आता था। फूलों का जितना शौक था उतना ही शौक रबड़ी का भी था, और था बर्फ़ का। बर्फ़ वाला भी उसी प्रकार नीचे से आवाज़ लगाता, बर्फ़। उसके बाद गाने की बारी आती, पर मंगला को गाने के बोल समझ में नहीं आते। हिंदुस्तानी औरतें ना जाने क्या क्या गाती रहती थीं। कई कई औरतें एक स्वर में गाती थीं। बड़े सवेरे ही उनका गाना शुरू हो जाता था। कुंजबाला बताती थी कि आटा पीसते वक्त औरतें गाना गाती हैं। इसके अलावा वो देखा करती गंगा के तट पर होने वाली भीड़ को। सुबह शाम दोनों वक्त पिछली गली से होकर कितने ही लोग गंगा तट पर आया करते थे। एक पहर रात रहते ही लोगों का आना शुरू हो जाता था। गंगा को जाते लोग भजन गाते हुए चलते थे। मंगला सुनती रहती थी। बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ तथा उनके गले से निकलती स्वर लहरें। बीच बीच में एक स्वर में सभी पुकार उठते, बाबा विश्वनाथ की जय, जय विश्वनाथ बाबा। मंगला ने कुंजबाला से एक दिन पूछा, दीदी इतने दिन काशी आए हो गए, क्या एक दिन भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए चलना संभव नहीं हो सकता? कुंजबाला ने जवाब दिया था, काशी कहीं भागी तो जा नहीं रही है, किसी दिन चलेंगे। मालिक के शुरू के कुछ दिन तो अच्छी तरह से गुजर गए। रोज़ नौका विहार को जाया करते थे वे। एक दिन मालिक ने हुक्म दिया, काशी में आकर यहाँ की शहनाई सुनने से क्यों वंचित रहा जाए। बस तुरंत शहनाई सुनने का प्रबंध किया गया, पर शहनाई कैसे बजती है ये बेचारी मंगला ना जान पाई। मंगला को तो उस दिन बस खास तौर से खाना बना देना पड़ा था। कुंजबाला ने कहा था, नौका में शहनाई बजेगी, भला तू कैसे सुनेगी। मंगला को पता ही नहीं चला कि उस दिन कितने लोग कहाँ कहाँ से आए थे। मालिक और मालकिन, हाँ उस दिन मालकिन भी गई थी नौका विहार एवं शहनाई सुनने को। कुंजबाला ने दिन भर में पान लगा लगा कर कितने ही डब्बे भरे थे। 7 सेर मैदे की पूड़ियाँ तली गई थी, वो भी अकेली मंगला ने बनाई थी। पूड़ियाँ और आलू की सूखी सब्जी, साथ में रबड़ी और मलाई भी। इन सब के अलावा पता नहीं कितनी ही तरह की मिठाइयाँ दुकान से मंगवाई गई थी। जिस समय सभी लौट कर आए उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी। उस दिन इतने बड़े घर में मंगला अकेली रहने के कारण बहुत डर रही थी। शिशु की माँ कई बार ये बातें छेड़ देती थी, हाँ तो दीदी 1 साल काशी में रहे थे तुम सब, फिर भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए। मंगला के सामने एक चूल्हे पर लौकी की सब्जी सीज रही थी।
एक चूल्हे पर दाल और एक पर बड़े बाबू के लिए मछली का झोल पक रहा था। बड़े बाबू, उस आलू की सूखी सब्जी मंगा रहे हैं थोड़ी सी। चावल मिल के मैनेजर बाबू आज खाना नहीं खाएंगे शिशु की माँ, उनके पेट में दर्द है। क्यों दी, चावल बन गए, बहू रानी आज जल्दी खाना खाएंगी। बेचारी मंगला, एक काम पूरा करते न करते 10 काम उसके लिए तैयार रहते हैं। एक चूल्हा संभालती तो दूसरे चूल्हे पर चढ़ाया खाना जलने लगता। इस पर शिशु की माँ की फरमाइशें एवं आदेश अलग जान खाते हैं। कल दाल में बहुत मिर्च डाल दी थी, आज कम देना। उसी समय जनान खाने से हुक्म मिलता। कल दाल में ज़रा भी तेज़ी नहीं थी, महाजन से पूछो क्या मिर्च डालना भूल गई थी। चावल में इतने कंकड़ क्यों थे, जरा पूछो तो। आज सब्जी किसने काटी थी, आलू के छिलके भी नहीं उतारे। 20 वर्ष पहले की बात सोचने में मंगला को बहुत अजीब सा लग रहा था। उस दिन नाव में बैठे सभी नौका विहार को गए थे। मालिक गए थे, मालकिन गई थी, शहनाई वाले गए थे। मालकिन गंगा का तट तक गाड़ी में गई थी। बहुत बड़ी 2 तल्ले वाली नौका थी। साथ कुंजबाला भी गई थी। कुंजबाला के पास पान के डब्बे थे। मालकिन ने पान खाया। कुछ देर में ही नौका खोल दी गई। नाव तैरती हुई मझधार में पहुंच गई तो शहनाई बजनी शुरू हुई। शहनाई वाले नौका की छत पर बैठे थे। मालिक भी छत पर बैठे तंबाकू पीते हुए शहनाई सुन रहे थे। नौका आगे बढ़ती जा रही थी और शहनाई वाले भी एक के बाद एक दूसरा राग छेड़ते जाते थे। बिहाग 1 बार, पुरिया 2 बार, लेकिन दरबारी और कनाड़ा कई बार सुना। उसके लिए मालिक की फरमाइश होती, बजाओ बजाओ, यही राग फिर से बजाओ। हुजूर को जो अच्छी लगे यही बड़ी बात थी। साथ में पूड़ियाँ, रबड़ी और अन्य कई प्रकार की मिठाइयाँ थीं। सभी ने खाना खाया। खाना खाकर दोबारा गाना बजाना शुरू हुआ। मालकिन राग स्वर की अधिक जानकारी नहीं रखती थी। उन्होंने कुंजबाला से पूछा, बहुत अच्छा बजा रहे हैं ना री। कुंजबाला ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है मालकिन। 300 रुपये नगद दिए हैं, फिर अच्छा नहीं बजाएंगे भला। तेरे मालिक ने चुनिंदा लोगों को बुलाया है। उस वक्त शायद रात के 9 बज चुके थे। सब ठीक ठाक ही था। मालिक भी बहुत अच्छे मूड में अधलेटे से शहनाई सुनने में मगन थे। अचानक दक्षिण की ओर बादल घिर आए। देखते ही देखते पूरा आकाश बादलों से घिर गया। मालिक के शरीर पर भी 2 बूंद टपकी। तब होश हुआ उन्हें और उसी समय वे चौंक पड़े। तुरंत उठ खड़े हुए। शहनाई बजनी बंद हो गई। छाता पाता भी नहीं लाए थे। नौका जल्दी किनारे पर लगाओ। नौका को जल्दी जल्दी खेते हुए घाट की तरफ ले जाया गया, पर तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। असमय की बरसात थी, फिर भी थोड़ी देर बरसकर ही नहीं रुकी। एकदम बरसती ही रही उमड़ घुमड़ कर। नौका उस समय दशवाश्वमेध घाट से बहुत दूर थी। नौका की छत बहुत चू रही थी। मालकिन बहुत डर गई थी कि कहीं नौका ना उलट जाए। अंत में नौका तो नहीं उल्टी, पर बरसात ज़रा भी कम नहीं हुई उस रात। हाँ, सर से पाँव तक तरबतर होकर लौटे थे मालिक और मालकिन। उस वक्त रात भी बहुत हो चुकी थी। सदर दरवाजे का कड़ा जोर से खटखटाया गया। मालिक ने पूछा था कि भीतर कौन है। पास खड़े सरकार बाबू ने कहा, मंगला है। मंगला? मंगला कौन? हुजूर, अपना खाना बनाने वाली। दरवाज़ा खोलते ही मंगला ओट में हो गई थी। कुंजबाला जल्दी से भीतर जा लालटेन जला लाई थी, पर मालकिन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। इतनी रात भी फिर भी गर्म पानी करना पड़ा, तेल गर्म करना पड़ा था। पैरों में गरम गरम तेल मालिश करवा कर मालकिन सो गई थी। लेकिन दूसरे दिन उन्हें बहुत ज़ोर का बुखार हो गया। बुखार की तेज़ी के कारण मालकिन ने प्रलाप शुरू कर दिया। सुबह गुरुदेव आए। यहाँ अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे वैद्य को बुलाना ही बेहतर है। मैं चाहता हूँ अच्छे वैद्य को भेज देता हूँ। 20 साल पहले की घटना है। उस वक्त पुत्र गोद नहीं लिया था। मालकिन को सारी बातें अच्छी तरह याद है। उन्हें याद है कि महीनों वे उस प्रदेश में खाट पकड़े रही थी। सन्नीपात की बीमारी थी। हिलना डुलना भी मना था। कलकत्ता से लोग आते और चले जाते मालकिन की हालत देखकर। मालिक काशी छोड़कर कहीं आ जा नहीं सकते थे। गुरुपुत्र ने कहा, जिस समय आप बिस्तर से लगी हुई थी उस अवस्था में ये घटना घटित हुई थी। कौन सी घटना?
वही बता रहा हूँ, ये सब बातें पिताजी ने मरने से कुछ समय पहले ही मुझे बताई थी। इसे दैवी संयोग ही समझिए, क्योंकि ये घटना दैविक संयोग मात्र थी। मालिक मालकिन के पास से पल भर को भी नहीं हटते थे। आखिर रोग पुराना होता गया, पर दिन में अधिक समय तक मालकिन अचेत ही रहती थी। धीरे धीरे मालिक वापस अपनी बैठक में अधिक समय गुजारने लगे। ऊपर से गंगा का घाट दिखाई पड़ता था। उसी गंगा की छाती पर तैरती नौकाएं दक्षिण की ओर जाती रहती। कभी कभी दांड देते हुए नाविक रामनगर के पास से गुजरते। धीरे धीरे कलकत्ता की चिट्ठियों की ओर भी ध्यान देना शुरू किया मालिक ने। इतने दिनों तक किसी काम की ओर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अब बातचीत करने एवं खाने पीने की रुचि भी लौटने लगी थी। एक दिन खास सेवक को भांग घोटने के लिए कहा। बहुत दिनों से ये सब बंद था। कलकत्ता छोड़ा तब से बस मालकिन की देखभाल में ही अधिक समय व्यतीत किया था, पर अब उन्हें बहुत ही सूना सूना लगने लगा था। एक दिन बोले, भांग इतनी पतली क्यों कर देते हो? रबड़ी कम डालो और भांग ज़्यादा। उस दिन भांग अधिक डाली गई। मालकिन वैसे ही बेहोश पड़ी रहती। बाबा विश्वनाथ पर बेलपत्र गिन गिन कर चढ़ाने के काम में भी व्यवधान नहीं आया था। शुरू में अवश्य कम चढ़ाए जाते थे। पंडे रोज़ प्रणामी ले जाते थे। धीरे धीरे बेलपत्र की संख्या 108 तक पहुंच गई। उसके बाद 216। 2400 घंटे हवन होता रहता। 12 पंडे हवन एवं उसकी तैयारियों में जुटे रहते। हर वक्त 348 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। मालिक ने कहा, आजकल भांग में अवश्य ही कोई गड़बड़ी करता है, नहीं तो पहले जैसी रंगत क्यों नहीं आती। खाने में भी ऐसे ही नुक्स निकालते। कलिया में गरम मसाला क्यों नहीं डाला आज? किसने बनाया है? कुंजबाला ओट में पास ही खड़ी रहती। शायद कुछ कम रह गया। मालिक थाली छोड़कर उठ खड़े होते। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। हाथ धोते धोते पूछते, आजकल खाना कौन बनाता है? मंगला। बड़े मालिक की हमेशा की आदत थी कि खाना खाकर वे थोड़ी देर सोया करते थे। पान चबाते एवं तंबाकू के कश लेते लेते ही वे ऊँघने लगते। सर पर फुल स्पीड में पंखा चलता रहता। उन दिनों काशी में घरों में इलेक्ट्रिक नहीं पहुंची थी। उनका खास सेवक पीरज़ादा हाथ में पंखा लिए चलता रहता था। उसके बाद नींद टूटते ही उन्हें फिर तंबाकू तैयार मिलनी चाहिए। उसी वक्त वैद्य जी आते तो वे भीतर जाते। मालिक पूछते, वैद्य जी, अब इनकी तबीयत कैसी है? सन्निपात रोग है, ठीक होने में कुछ समय लगेगा। पूरे फेफड़े में कफ जमा पड़ा है। एक दिन मालिक दोपहर को नींद से जागे तो बोले, पहले मुझे शरबत दो। तंबाकू एवं शरबत दोनों ही तैयार थे। खास सेवक ने पहले शरबत दे दिया। शरबत पीकर सेवक से बोले, अब तू जा। खास सेवक चला गया। खास सेवक को इस प्रकार कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी। कुछ काम ना रहता तो वह उनके पलंग के पास खड़ा रहता। मालिक नीचे एक तल्ला में नीचे आए गए, उतरकर नीचे आए। खास सेवक भी पीछे पीछे आया। वह बहुत पीछे धीरे धीरे आ रहा था। मंच दोपहर का समय था। बाहर सब और साए साए हो रही थी, मानो समूचा काशी शहर ही ऊँघ रहा हो। गंगा के पानी पर तेज धूप पड़ रही थी, पर भीतर घर में ठंडक थी। मोटी मोटी दीवारें हैं जो नम एवं ठंडी हो रही हैं। सौंधी मिट्टी की महक के साथ वातावरण धुंध से भरा मालूम हो देता है। मालकिन को बेदाना का रस देकर कुंजबाला उनकी खाट के बगल में ऊँघ रही थी। बाथरूम में जाकर ठंडा पानी डालकर सर धोया मालिक ने। उन्होंने ऐसा क्यों किया वही जाने। अगर ठंडा पानी मांगते तो खास सेवक वहीं हाजिर कर देता। आज शायद भंग की मात्रा अधिक हो गई। बाथरूम से निकलकर वे वापस सीढ़ियाँ चढ़ना ही चाहते थे कि अचानक उन्होंने देखा कि रसोई घर के सामने ठंडे फर्श पर आंचल बिछाकर कोई सोया पड़ा है। सोया है तो सो ही रहने दो। अगर और कोई दिन होता तो वह ऐसी बातों को देखकर भी अनदेखा कर देते। उन्हें पुतली माला की याद आई, लेकिन अचानक उनकी नज़र उसके पाँवों पर पड़ी। सफ़ेद गुदगुदे 2 पाँव। नशे ने शायद अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। आदतन कह उठे, कौन? पीरज़ादा तुरंत सामने आ खड़ा हुआ। अब बोला, हुजूर, सहारा दूँ आपको? हट, ये बता वहाँ कौन है? हुजूर, वो मंगला है। पीरज़ादा स्तब्ध सा बोला। इस चीख पुकार से अब तक मंगला की नींद टूट चुकी थी। जल्दी जल्दी आंचल संभालने में घबराहट के मारे साड़ी और अस्त व्यस्त हो गई। ये बहुत ही लज्जाजनक बात थी। कपड़े ठीक करके वह भागकर रसोई घर में घुस गई और दोनों हाथों से कसकर अपना कलेजा भींचे खड़ी रही। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
ये बातें बहुत वर्षों पहले की हैं। उसके बाद तो इतनी बरसातें बीत चुकी हैं कि काल की छाती पर से समय के निशान ही मिट गए, पर साथ ही कितने ही नए निशान बन भी गए। सब कुछ याद नहीं है। करीब 1 साल के उस समय ने तूफान की तरह मंगला के संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर डाला था। वह गई थी 1 महीने के लिए और वहाँ लग गया 1 साल। 1 साल बाद सब लौट आए। आने के बाद पुत्र गोद लिया गया। उसी पुत्र की शादी भी की गई। पर मंगला एक बार काशी से आई तो फिर नहीं गई। कुंजबाला की मृत्यु हो गई। कुंजबाला की बूढ़िया माँ ने खाना कुंजबाला की बूढ़ी माँ ही खाना बनाया करती थी, पर बेटी के मरने के बाद बुढ़िया ने काम करने से मना कर दिया। बस तभी से मंगला रसोई घर से बाहर नहीं निकली। काशी से लौटने पर जिसने भी मंगला को देखा उसी ने टोका, अरे ये क्या हो गया तेरे चेहरे को, कैसी हालत कर ली अपनी। जतारण बाबू ने पूछा, कैसी कटी वहाँ बड़े मालिक। दुलार बिहारी बाबू ने कहा, मालिक आपके चले जाने से हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए थे। करता बाबू यानी मालिक ने पूछा, नूलो मलिक ने यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं की। जतारण बाबू और दुलारे बिहारी बाबू दोनों ने ही पुतली माला के घर पर पारी पारी पहरा दिया था। आदमी के तो मजाल ही क्या, मक्खी तक भी पर नहीं मार सकती थी वहाँ। जतारण बाबू ने पूछा, खाने पीने में तो कोई असुविधा नहीं हुई। दुलारी बिहारी बाबू ने पूछा, खाना बनाने के लिए तो कोई नई औरत गई थी ना। खास सेवक से जतारण बाबू ने पूछा, क्यों रे, मालिक क्या किया करते थे वहाँ, अपना वक्त कैसे गुजारते थे वो। पीरजादा ने कहा, अजीब भंग का शरबत पीते थे खूब, पिस्ते बादाम डालकर तैयार कर दिया करता था मैं। क्या, खूब पिया करते थे, रोज कितने गिलास। किसी दिन अधिक पीते तो 3-4 गिलास भी पी लेते थे। तब तो बेटे तूने भी खूब चढ़ाई है। नहीं हुजूर, कैसी बातें करते हैं आप, सिर्फ भांग का शरबत ही पीते और ये वो यानी। खास सेवक इशारा समझ जाता लेकिन फिर भी कहता, ये वो का क्या मतलब। दुलार बिहारी बाबू ने कहा, बेटा हमसे ही बनता है, मालिक जैसा आदमी 1 साल ब्रह्मचारी बनकर रहा है, क्या तू हमें ये समझाना चाहता है। इनकी पत्नी तो बीमार पड़ी थी। खास सेवक भी मालिक के लायक ही था। लाख कोशिश करने पर भी उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी उगलवाना आसान नहीं था। घूस की रकम अवश्य ऐंठ लेता था, पर क्या मज़ा जो भीतरी बातें किसी से बोल दे। वह बताता भी तो बस कुछ कुछ। एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मालकिन की हालत उस दिन ऐसी हो रही थी कि मानो दमे की मरीज हो। सारा घर बेचैन हो उठा था। मालिक को दिवा निद्रा नहीं आई। वे अपने कमरे में चहलकदमी करने लगे। 2 बार शरबत भी पिया, पर उससे भी प्यास नहीं मिटी। 1 गिलास और बना। उस समय डॉक्टर चौधरी का इलाज चल रहा था। होम्योपैथिक दवा की जगह अब एलोपैथिक ने ले ली थी। पूरा घर मानो अस्पताल बन गया था। दवा और डॉक्टरों की सरगर्मी थी चहूँ और। अचानक बीमारी के बिगड़ जाने से डॉक्टर लोग भी घबरा गए। बरसात में जरा सा भीगने से यह हालत भी हो सकती है, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय शाम हो रही थी। डॉक्टर चौधरी ने कहा, अब मुझे अच्छे आसार नहीं नज़र आ रहे, मरीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, अब खून देना होगा। किसका खून? अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का खून। यहाँ ऐसा कौन है किसके खून से काम चलेगा। इतने कम समय में भला किसको पकड़ा कर लाया जाए। सिर्फ सजातीय होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा लेना भी आवश्यक है, मालिक ने कहा। गुरुदेव आया, बोले, मेरे यजमानों में से किसी को ढूंढना पड़ेगा। मालिक ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बहुत धर्मपरायणा है, हर किसी के खून से उसका खून अपवित्र हो जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही सारा इंतजाम किए देता हूँ। डॉक्टर चौधरी बोले, लेकिन आपको जो कुछ करना हो आज रात तक कर डालिए, क्योंकि मरीज़ की हालत बहुत नाजुक है। गुरुदेव बाहर निकले। कमरे से बाहर अंधेरा हो चुका था। ऊपर की ओर तेल की चिमनी जल रही थी। उसी रोशनी के सहारे वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि एकदम अचानक उनके सामने आ खड़े हुए। चेहरा अंधेरे के कारण अस्पष्ट दिख रहा था। वह एक मैली साड़ी पहने थी और रसोई घर से भंडार घर की ओर जा रही थी कि अचानक ठिठक कर रह गई। कौन हो तुम? कुंजबाला उसी वक्त बगल से गुजरी।
वह गर्म पानी लेकर ऊपर जा रही थी। बोली, जी ये मंगला है। गुरुदेव कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद जिस राह आए थे वापस उसी राह लौट गए, यानी वापस ऊपर चले गए। ऊपर जाकर मालिक के कान में कहा, एक व्यक्ति मैं तलाश कर चुका हूँ, एक बार उसे डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा खून परीक्षण देने के लिए। कौन है वो? डॉक्टर चौधरी उस दिन बहुत रात घर गए थे। उस रात सिर्फ खून ही नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि कुछ घंटों में ही बहुत से अनुष्ठान आदि निमट गए थे। मालकिन तो बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। कितना ही आर्तनाद, कितनी आशंकाएं, कितनी ही अशांति की समाधि उसी रात काशी के उस पुराने मकान की चार दीवारी में घटित हो चुकी। कोई भी नहीं जान पाया कि मालकिन का जीवन बचाने के लिए किसके खून का सम्मिश्रण हुआ था उस दिन। माजी ने पूछा, उसके बाद? समूचे घर में उस वक्त स्तब्धता सी छाई थी। लड़का भी घर में नहीं है, वो भी बाहर गया है। जत्तारण बाबू भी साथ गए, नफर भी गया। लड़का घर में होता तो रात को बहुत देर तक लाइट जलती रहती। खास सेवक पांचू भी जगता रहता। जनान खाने या मदान खाने कहीं से भी किसी प्रकार की आवाज़ आने का कोई प्रश्न ही नहीं। फिर भी मालकिन को नींद नहीं आती। रात को सिरहाने की खिड़की खोल देने से लड़के के कमरे की रोशनी जलती दिखाई पड़ती थी। कितनी ही देर बाद जत्तारण बाबू जाते, तब खास सेवक पांचू दरवाज़ा बंद कर लेता और कुछ देर बाद लाइट भी बंद हो जाती। माजी सुबह उठकर बहू के कमरे के सामने जाकर आवाज़ देती, बहू। बहू आकर सामने खड़ी हो जाती और पूछती, मुझे बुलाया था माजी? कल लड़का कमरे में आया था? इस प्रसंग पर बातचीत करते हुए बहू को बहुत लाज लगती थी। फिर वो कहती, वे तो आते ही नहीं कभी। लेकिन उसके कमरे की बत्ती तो रात को जल्दी ही बंद हो गई थी। फिर माजी खास सेवक पांचू को पुकारती, उससे पूछती, रात लड़का इधर सोने के लिए क्यों नहीं आता? मैंने तो कहा था भीतर चलिए, पर तू साथ लेकर क्यों नहीं आया? वे वहीं दरी पर ही सो गए थे, अतः मैंने वहीं मच्छरदानी लगा दी। अच्छा अच्छा, आज ज़रूर भीतर ले जाना, समझे? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तेरा काम ही क्या है? और उसके बाद बहू से बोली, बहू तुम ज़रा सख्ती से पेश नहीं आ सकती? बहू चुपचाप सर झुकाए खड़ी रहती है। सर उठाकर वह सास को कोई भी उत्तर नहीं दे पाती। बहू रानी के समस्त गुण, उसका रूप, सब कुछ इस घर में आने के बाद से दिन ब दिन निस्तेज हुआ जा रहा है। सास ने पहले पहल बहू को देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, खूबसूरत बहू है, अतः लड़के का बाहर का नशा कुछ ही दिनों में टूट जाएगा। यद्यपि वंशानुगत नशा है, फिर भी लड़के का तो इस वंश के खून के साथ कोई संपर्क नहीं। किसी गांव के किसी गरीब घर का लड़का है। मालकिन ने काशी से लौटते ही इस दिशा में खोज करानी शुरू कर दी थी। उनको अच्छा कुल का लड़का चाहिए था। ऐसा लड़का होना चाहिए जिसके खून में इस वंश का दोष राई भर भी ना हो। मालिक फिर से जत्तारण बाबू के साथ बगान बाड़ी जाने लगे थे। एक दिन रात के समय मालकिन ने बात चलाई, एक बार आपको भी लड़का देख लेना चाहिए। तुमने देख लिया, बस ठीक है, अब मैं देखकर क्या करूँगा? अच्छे कुल का है, माँ बाप का चरित्र भी अच्छा है, मुझे तो उसमें कोई दोष नज़र नहीं आता। कुछ दिनों और सब्र करो ना, इतनी हड़बड़ाहट किस लिए कर रही हो? मैं आज ही तो मर नहीं रहा हूँ। पर मैं तो मर सकती हूँ। आज ये मरने जीने की बातें क्यों उठ रही हैं? मरने जीने के बारे में भला कौन कुछ कह सकता है? मैं तो उस दिन मर के भी बच गई। बाबा विश्वनाथ की दयावश तुम बच गई हो, पर अब ये बातें दोहराने का क्या लाभ? कुछ भी हो, मैंने तय कर लिया है तो तुम्हें भी एक बार देखना ही पड़ेगा। वह है कहाँ? यहीं बुला रखा है मैंने, तुम्हें दिखाने के लिए ही। मालिक क्षण भर ना जाने क्या सोचते रहे, फिर बोले, कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर मैं खुद ही सब देख भाल कर कुछ तय कर लूँगा। दूसरे दिन मालकिन ने लड़के को सुबह सुबह ही बुलवा लिया। छोटा सा बबुआ सा बच्चा था, लड़के का बाप नहीं था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। विधवा माँ ही 3 संतानों का भरण पोषण कर रही थी। मालकिन ने अपने पैतृक गांव से इन्हें बुलवाया है। इनसे दूर का कोई रिश्ता भी है। माँ अपनी तीनों संतानों को ही साथ लाई है। पुरोहित जी ने भी देख लिया है, जन्म पत्री बनाकर जांच भी कर ली है। कहीं कोई कमी नहीं है लड़के में। पर मालिक बहुत ही अनमने से ही हो रहे थे, पता नहीं क्यों। उस दिन वे बगान बाड़ी भी नहीं गए।
जत्तारण बाबू और दुलार बिहारी बाबू जाने के लिए कितनी ही देर तक नीचे बैठक में बैठे रहे। जत्तारण बाबू ने एक बार प्यामंत को बुलाकर पूछा, अरे प्यामंत, मालिक को क्या हुआ आज? क्या उनकी तबीयत खराब है? मालिक मालकिन के कमरे में है। आज इतनी देर तक मालकिन के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे किसी बात पर विचार विमर्श हो रहा है। जनान खाने की दासियों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। ये सब बातें बहुत दिनों पहले की हैं। उस समय वही जत्तारण बाबू भी कुछ नहीं जान पाए थे कि क्या बात है। दुलार बिहारी बाबू तो उसके बाद अधिक दिनों तक जीवित ही नहीं रह पाए थे। पुतली माला के घर के सामने वाले पोखरे में उनकी लाश तैरती हुई पाई गई थी एक दिन। पर ये तो हुई दूसरी बात। असल बात जो थी वह कोई नहीं जान पाया। कौन लोग थे जो बच्चे के साथ कई दिनों तक इस घर में रहे थे? उनकी आव भगत भी खूब होती थी। सभी खास तौर से उनके काम के लिए मुस्तैद रहते थे। उनके लिए कभी मिठाई आ रही है तो कभी फल आ रहे हैं। सबसे छोटे लड़के के लिए कुर्ता पजामा भी बनवाया गया है। पर जब दिन का 1:30 होने को आया, उसी समय अचानक काशी से एक व्यक्ति आया। भूषण सिंह दरवाजे पर ही खड़ा था। रात भर ट्रेन का सफ़र करने की वजह से आने वाले के कपड़े मैले हो रहे थे। उसके पास एक छोटा लड़का भी था। जत्तारण बाबू बैठक में ही बैठे थे। दुलार बिहारी बाबू भी बैठे थे, उम्मीद लगाए, पर भीतर से कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। मालिक को उस वक्त नीचे आने की फुर्सत ही नहीं थी। कमरे के भीतर उस वक्त मालकिन के साथ विशेष बातचीत हो रही थी। सुबह से खाना न पीना, दोनों ही बातें करने में व्यस्त थे।